हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी आप लोग सुन रहे हैं डेविल इज नॉट योर वाइफ, चैप्टर 6, जेलस एंड पॉजेसिव आर्या। आर्या ने अपने फ्लोर से ही बाहर जाने की सुविधा की हुई थी जब उसे हॉल से ना जाना हो। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने तो अपने फ्लोर से ही बैकवर्ड जाने का रास्ता बना रखा था। उसने बेस्टमैन भी अपना ही फ्लोर से बनवा रखा था, क्योंकि उसे पसंद नहीं था सबके सामने जाना या फिर सबके साथ रहना। इसलिए उसने अपनी प्राइवेसी के लिए ये सब सुविधा किया हुआ था। वही आर्या ने गार्डन की तरफ जाने के लिए अपना वही मार्ग चुनता है जो सीधा बगीचा से होते हुए बाहर जाता है। जैसे ही आर्या गार्डन में गया तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। ये शायद उसकी जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ था जब वो किसी चीज से इतना हैरान हुआ था। पर जल्दी उसने खुद को नॉर्मल कर लिया और अपने पुराने भाविन और ठंडी अभिव्यक्ति में वापस आया और सामने देखने लगा। यहाँ माली काका एक कोने में डर से कांप रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बेहोशी हो जाएगा डर से। वो बहुत ज्यादा डर के आई की तरफ देखते हैं। वही आई इस वक्त खुशी से उछलते हुए एक सफेद बाघ के साथ खेल रही थी। जी हाँ, आर्या उसी बाघ को देखकर बगीचे में इतनी तेजी से आया था क्योंकि यह टाइगर आर्या को छोड़कर किसी और की बात नहीं मानता था। उसे सिर्फ आर्या ही नियंत्रण कर सकता था। वो टाइगर किसी को भी मार देता अगर आर्या उसे ऐसा करने को बोलता था। और भिला में नए लोगों से उसे दूरी रखा जाता था क्योंकि वो अनजान को देखकर उस पर हमला कर देता था। यही सोच के आर्या इतनी तेजी से आगे आया था कि अभी भी टाइगर से आई का पहचान नहीं करवा गई थी। और आई पहली बार राठौर भिला में आई थी तो कहीं वो टाइगर आई को मार न डाले। और यही सोचते ही आर्या का दिल जिंदगी में पहली बार धक्का सा रह गया और उसे बेचैनी भी होने लगा ये सोच के। इसलिए उसने इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया कि उसने अभी भी मास्क नहीं लगाया है और ना ही हाथों की दस्ताने पहनी थी। वो ऐसे ही भागते हुए गार्डन में आ गया था। फिर वो सामने देखता है तो उसकी आंखें और ठंडी हो जाती है और उसके आसपास से डरावना आवाज निकलने लगता है। उसे थोड़ा जेलसी भी हो रही थी क्योंकि सामने आई उस व्हाइट टाइगर से गले लगी हुई थी और यही आर्या से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लेकिन तब तो हद ही हो गई जब आई उस टाइगर के ऊपर बैठ गई और उसके सर पे एक किस कर दिया। ये देखते ही आर्या ने अपने हाथों की मुट्ठी कस ली क्योंकि उसे आई का किसी को भी छूना पसंद नहीं आया। यहाँ तो उसने डायरेक्ट किस कर दिया। ये वो कैसे सहन कर सकता। वो अपने तेज कदमों से आगे बढ़ा और आई को अपने एक हाथों से एक झटके में अपनी बाहों में उठा लिया और उस सफेद बाघ को घूर कर देखने लगा जो उसे ही घूर कर देख रहा था। वही आर्या के ऐसे अचानक अपनी बाहों में उठाने से आई एकदम डर गई और कस के आर्या के हाथों को पकड़ लेती है और सोचते हैं अभी उसके साथ क्या हुआ। वही आर्या अपनी ठंडी आवाज से आई को डराना नहीं चाहता था तो उसने अपने भाव समन्वय कर लिया। आर्या शांत भाव से कहने लगा, लिटिल बन्नी, तुम्हें ऐसे ही किसी को गले लगाना या किस करने की इजाजत नहीं है। वही आई उसके बातें सुनकर कंफ्यूजन से अपनी मीठी आवाज में उसे पूछती है, क्यों आई को किसी को गले लगाना और किस करने की इजाजत नहीं है। आई से तो ऐसा आज तक किसी ने नहीं कहा और ना ही आई को किसी ने ऐसे बताया। उसके बाद वो व्हाइट टाइगर की तरफ देखते हुए उससे एक्साइटमेंट भरी आवाज में कहते हैं, आई का नया फ्रेंड है। ये बिल्कुल आई की तरह प्यारा, मासूम और समझदार है। इतना कहते ही वो आर्या की बाह में अपनी मासूम बन्नी आंखों से उस व्हाइट टाइगर को देखते हुए खुशी से उछलते उछलते ताली बजने लगती है। वही उसकी बातें सुनकर तो आर्या का आवाज और भी ज्यादा खतरनाक हो गया। उसने अपनी ठंडे आवाज में कहा, एक बार कह दिया ना लिटिल बन्नी तो कह दिया और तुम उसे क्यूट, मासूम और समझदार नहीं बोल सकती हो। तुम्हें जो बोलना है मुझसे बोलो। इतना कहते ही वो अपनी आंखों में खतरनाक और ठंडी आवाज लिए उस व्हाइट टाइगर को घूरने लगते हैं क्योंकि उसे उससे बहुत ज्यादा जलन हो रही थी क्योंकि आई ने उसके लिए ऐसा कम्प्लीमेंट दे रहा था। अगर अभी आर्या को उसके घर वाले या उसके साथ काम करने वाले लोग ऐसे देख लेते तो बेहोश हो जाता। और ऐसा ही हुआ उन मालिका के साथ। वो आर्या का ये रूप देखते ही सदमे के कारण बेहोश हो गया। वही आर्या की बात सुन के आई उसे अपनी मीठी आवाज में और प्यार से कहती है, अच्छा आप पहले ये बताइए कि मैं आपको क्यों बुलाऊं, उसके बाद ही तो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट दे पाऊंगी। उसके बाद कुछ सोचकर अपनी कंफ्यूजिंग करने वाली आवाज में कहते हैं, लेकिन मैं आपको कॉम्प्लीमेंट क्यों दूंगी, मैं तो आपको जानती भी नहीं। वही फिर से कुछ सोचकर आई उसे एक्साइटमेंट भरी आवाज में अपनी आंखों में चमक लाते हुए कहती है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, अब मेरी छुट्टियां शुरू हो गई है तो आप मेरे साथ अपना टाइम स्पेंड करना, फिर मैं आपको भी कॉम्प्लीमेंट दूंगी, ठीक है। अब आप खुश हैं। इतना कहते ही खुशी और आंखों में चमक लिए वो आर्या के गले पे एक बेबी किस देके उसे ही देखने लगती है जैसे वो कहना चाह रही हो, देखो मैं कितनी ज्यादा समझदार हूँ। वही आई के ऐसा उसकी बेबी किस करना
और उसके साथ टाइम स्पेंड करने का कहना आर्या के ठंडेपन और डरावनी आवाज को कम कर दिया था। और अब वो शांत भाव से आई को देखकर बोलता है, दैट्स लाइक माई लिटिल बन्नी। हाँ, मैं तुम्हारे साथ टाइम बिताऊंगा और तुम मेरे साथ ही ऐसा कर सकती हो और किसी को भी नहीं, ठीक है? इतना बोल वो आई को ऐसे देखता है जैसे उसे धमकी दे रहा हो। पर आई तो आर्या के सामने अपनी सारी समझदारी और दिमाग चलाना जैसे भूल ही गई हो और उसे अपनी धमकी समझने आई। वहीं वो व्हाइट टाइगर आर्या को ऐसा देख रहा था जैसे वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन हो, क्योंकि वो जब से आई से मिला था और उसने जब से आई को देखा था उसे आई की सुरक्षा करने की वाइब आने लगा। और वो भी अब आई को लेकर प्रोटेक्टिव हो गया था, क्योंकि आर्या को छोड़ आई एक ऐसा इंसान थी जो उससे बिना डरे हुए प्यार से देख रही थी। दरअसल हुआ ऐसा, आई भाग रही थी, तभी उसे सामने से एक व्हाइट टाइगर आता हुआ देखा जो देखने में बहुत साफ दिख रहा था। कोई और देखता तो डर जाता, क्योंकि वो व्हाइट टाइगर डरावना भी दिख रहा था। पर आई को तो बहुत ही मासूम और क्यूट लग रहा था, बिल्कुल खुद की तरह। इसलिए वो उछलते हुए उसके पास जाके उसे एकदम से गले लगा लेती है और अपनी प्यारी आवाज में और आंखों में चमक लिए उससे बोलती है, अरे तुम तो बहुत क्यूट और मासूम हो, बिल्कुल मेरी तरह। इसलिए आज से हम दोनों फ्रेंड्स हुए और मैं तुम्हें कोको कहकर बुलाऊंगी। वही वो व्हाइट टाइगर जिसका नाम आर्या ने हंटर रखा था, वो अपना इतना प्यारा नाम सुनकर और उस प्यारी सी लड़की को देखकर पिघल गया। अब जो सिर्फ एक आवाज में ही आर्या सिंह राठौर को अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है, फिर उसके लिए एक कौन सी बड़ी बात थी। और उसके बाद आही उस व्हाइट टाइगर के साथ खेलने लगी। तभी कुछ समय बाद आर्या ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और हंटर व्हाइट टाइगर उसे ऐसे देखने लगा जैसे आर्या ने उससे उसकी पसंदीदा चीज को छीन लिया। पर आर्या ने उसे इग्नोर किया और आई को देखने लगा जो बहुत ही मासूमियत से उसे देख रही थी। तब अचानक ही आर्या को एहसास हुआ कि वो तो ऐसे ही डायरेक्ट आर्या को टच किया हुआ था और बिना दस्तानों के उठा लिया। फिर अभी तक उसे कुछ हुआ क्यों नहीं? क्या उसकी बीमारी ठीक हो गई है, या फिर वो आई को ही सिर्फ टच कर सकती है और उसे कुछ नहीं हुआ? ये देखकर तो वो और भी ज्यादा आई की तरफ झुकने लगा और उसे ऐसे देखने लगा जैसे अगर आई उसे ना मिले तो वो पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। उसके बाद आर्या आई को छेड़ने वाली भाव से बोलता है, वैसे सब मुझे डेविल बोलता है, पर मुझे लगता है तुम भी डेविल हो। वही उसकी ऐसी बातें सुनकर आई जोर जोर से हंसने लगती है और बोलती है, ये क्या बात हुई मिस्टर अननोन, आप डेविल कहाँ लगते हैं? ये तो बहुत बड़ा मजाक है। इतना कहते ही वो फिर से हंसने लगती है। फिर उसकी बातों पर गौर करते हुए बोलती है, क्या कहा आपने मुझे? डेविल? क्या मैं आपको शैतान लगती हूँ? मैं तो बहुत ज्यादा क्यूट, मासूम और बुद्धिमान हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है और आप मुझे शैतान बोल रही हो? इतना कहते ही वो अपनी भौं सिकुड़ लेता है और आर्या को घूरने लगता है। उसका चेहरा गुस्से से लाल पड़ चुका था और वो इस वक्त बहुत खूबसूरत लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बहुत सुंदर पेंटिंग बना के उसमें जान डाल दिया हो। और वही आर्या तो उसका इतनी खूबसूरत चेहरा देखकर उसे अपनी दीवानी आंखों से देखने लगता है। उसे एहसास हो गया था कि उसका आई के प्रति सिर्फ आकर्षित ही नहीं, बल्कि अब तो आई को उसकी दीवानगी और पागलपन की हद तक चाहने लगा है। और उसे जब ये एहसास हुआ तो उसका होठों पर एक डेविल स्माइल आ जाती है और वो अपनी सनक भरी आवाज में बोलती है, लिटिल बन्नी, सही कहा तुमने, तुम सबसे ज्यादा प्यारी, मासूम और बुद्धिमान हो, इसलिए मुझे तुम्हें सबसे छुपा के रखना पड़ेगा ताकि तुम्हें कोई भी ना देख सके। वहीं उसकी आवाज में आई को एक अलग सा जुनून और पागलपन नजर आता है, जिसे महसूस करके एक बार वो कांप जाती है। पर फिर वो इस बात को अपने सर से झटक देता है, ये सोच के शायद मिस्टर अननोन उसके लिए कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव हो गया है। तभी वो खुशी से उछलते हुए बोलती है, चलो मिस्टर अननोन, हम लोग कोको के साथ खेलते हैं। इतना कहते ही वो अपनी आंखों में चमक लिए आर्या को देखने लगती है। वही आर्या ये सोचते हैं कि ये कोको कौन है, इसलिए वो अपने भौं सिकुड़ के आई से पूछता है, लिटिल बन्नी, ये कोको कौन है? आई अपने सर पर मारते हुए उसे बोलती है, ओफो मिस्टर अननोन, आप कितने बुद्धू हो, आपको इतना भी नहीं पता कोको कोई और नहीं, ये सफेद बाघ है जिसे मैंने ये नाम दिया है। वही उसकी बातें सुनकर आर्या से एक बहुत ही ज्यादा डरावनी आवाज निकलता है। उसे अब कोको से जलन हो रही थी, ये सोच के कि आई ने उस टाइगर को कितना प्यारा नाम दिया है और उसे मिस्टर अननोन बोल रही है। और यही सोच के वो आई से रूड आवाज में बोलते हैं, लिटिल बन्नी, ये क्या तुमने उस गंदे देखने वाले पेट को इतना अच्छा नाम दिया और मुझे अभी भी मिस्टर अननोन बोल रही हो?
उसकी बातों में उसकी जलन साफ साफ महसूस हो सकती है और वह घूर के सफ़ेद बाघ को देखता है जो आर्या को देख रहा था, ऐसे जैसे कि वो उसे छेड़ रहा हो। वही उसकी इशारे समझकर आर्या का चेहरा कठोर हो गया और उसने बड़े ही डरावनी आवाज़ में बोला, हंटर, मुझे लगता है अब तुम यहाँ नहीं रहना चाहते हो। वही उसकी आवाज़ें सुनकर हंटर कोको डर जाता है क्योंकि उसे पता था कि आर्या कितना ज़्यादा खतरनाक है। वो तो शैतानों का भी शैतान है। इसलिए वो बिना कुछ बोले ही एक जोर की दहाड़ मार के वापस अपनी गुफा की ओर चल जाता है। वही आर्या की इतनी डरावनी आवाज़ सुनने के बाद आही नहीं डरी। वो तो आर्या को घूर के देख रही थी। उसे ऐसे लग रहा था जैसे आर्या उसके प्यार से कोको को डरा रही है और ये सोच के वो गुस्से में आर्या की छाती पर अपने छोटे छोटे हाथों से छोटा छोटा मुक्का मारते हुए कहती है, अब मिस्टर अननोन, तुमने मेरी कोको को क्यों डराया? वही पहले तो आर्या हैरान रह जाती है कि उसकी डरावनी आवाज़ सुनकर भी आही नहीं डरी, पर वो जानता था कि उसने खुद को बहुत कंट्रोल किया हुआ था डरावनी बनाने से ताकि आही ना डरे। फिर भी उसकी थोड़ी भी सख्त आवाज़ लोगों को कांपने में मजबूर कर देती थी। पर एक पिद्दी सी लड़की यहाँ तो उसे मार रही है। फिर कुछ सोच के उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ जाती है और वो आही से अजीब सी टोन में कहता है, लिटिल बन्नी, क्या तुम्हारे लिए मुझसे ज़्यादा ज़रूरी वो टाइगर जो तुम उसके लिए मुझे मार रही हो? आही उसकी ऐसी बात सुनकर उसे देखने लगती है। वही उसे खुद को ऐसे देखते पाके आर्या जल्दी से अपना एक्सप्रेशन एकदम से नॉर्मल कर लेता है जैसे वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ हो। आही को उसे ऐसे देख के अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो जल्दी जल्दी में उससे बोलती है, नहीं नहीं, आप उससे ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए। इतना कह के आही आर्या के गालों पे किसी कर देता है। वही उसकी ऐसी बातें सुनकर और उसका खुद को गले पे किस करना आर्या को बहुत सुकून दे रहा था और वह अपना सर नीचे झुकाकर डेविल स्माइल करके अपने मन में सोचता है, मैं तुम्हारा ध्यान अपनी तरफ करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ लिटिल बन्नी। खुद को लाचार और बेबस भी दिखा सकता हो क्योंकि तुम मुझे छोड़ दो और ऐसा अब तुम नहीं सोच सकते। अब तुम मेरी सनक बनोगी जिसके लिए मैं पूरी दुनिया को भी जला सकता हूँ और तुम मेरी दिमाग और जहाँ सब जगह अपनी दस्तक दे चुकी हो जो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। छोटा बन्नी, अब तुम मुझसे कभी दूर नहीं हो सकती और अगर तुमने जाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें कैद कर लूँगा, पर तुम्हें खुद से नहीं जाने दूंगा। अब तुम मेरी वो पागलपन और दीवानगी बन गई हो जिसके बारे में किसी ने कभी नहीं सोचा होगा और ना ही कभी सुना होगा। मेरा प्यारा और शरारती छोटी खरगोश। आर्या यही सोच के एक बार आई की तरफ अपनी सनक भरी आंखों से देखने लगता है जो उसे अपनी मासूम बनी आंखों से देख रही थी। उसे देखते हुए आर्या उसके होठों पर एक पेक देता है और फिर उसे अपनी शांत आवाज़ में कहता है, लिटिल बन्नी, तुम मुझे यहाँ खींच दिया करो, ना कि गाल पे। मैं कोई बच्चा थोड़ी ना हूँ। वही आई उसकी बातें सुनकर अपनी मासूमियत से उसे पूछती है, पर आई तो आज तक सबको ऐसे ही किसी देता है और सब आई को भी उसके गालों पे ही किसी देते हैं। इतना बोल के वो अपनी मासूम बनी आंखों से आर्या की तरफ देखती है। वही उसकी बातें सुनकर आर्या की आंख लाल हो जाती है और उसकी मुट्ठियाँ कस जाती है, लेकिन वो खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए आई से अपनी सर्द भरी आवाज़ में कहता है, लिटिल बन्नी, अब से तुम ऐसे किसी को भी किस नहीं करोगे और सबसे दूर ही रहोगी, समझे तुम? इतना बोल वो उसे देखता है जैसे कि आई को उसकी बात माननी ही पड़ेगी। और हुआ भी ऐसा। आई उसकी आवाज़ सुनकर और बातें सुनकर बेख्याली में ही अपना छोटा सा सर हाँ में हिला देती है। आई को आर्या के पास से पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी और वो आर्या के साथ पाके एक अलग ही खुशी का अनुभव कर रही थी, इसलिए वो उसके बात भी मानने लगी थी। वही वो दोनों गार्डन में नीचे बैठे हुए थे और आई आर्या के गोद में बैठी थी। आर्या ने भी उसको कस के पकड़ा था। वही आई तो अपने हाथों में मिट्टी लेके अपने और आर्या के साथ खेल रही थी और उससे बातें भी कर रही थी। वही आर्या तो बस आई को देखे जा रहा था। जो आर्या थोड़ी सी गंदगी से लोगों को मौत की घाट उतार देते थे, आज वो अपनी लिटिल बन्नी के हाथों से खुद को ऐसी मिट्टी लगाने पर बहुत सुकून महसूस कर रहा था जैसे आई मिट्टी न लगा कर उसके ऊपर फूल गिरा रहा हो। वो दोनों अपने में ही बिजी थे। वही दूसरी तरफ अब तक राठौर परिवार भिला से बाहर गार्डन में जा रहे थे क्योंकि आई को बहुत समय हो गया था गार्डन में आए हुए, तो उन्हें डर लग रहा था कि कहीं आई को कुछ हो ना जाए। वो सब बगीचे में आए तो सामने का नज़ारा देखकर सबके आंखें बाहर आने लगा था। अभय तो बेहोश हो गया था, लेकिन सब इतने ज़्यादा शॉक थे कि कोई कुछ रिएक्ट नहीं कर पाए।
सब ऐसे खड़े थे जैसे मानो उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया हो जो इस दुनिया में एक्सिस्ट ही नहीं करता। राठौर परिवार वाले शौक में खड़े हुए अपने सामने का नज़ारा देख रहे थे, जहाँ अब तक आही ने आर्या को और खुद को मिट्टी से पूरा नहाला दिया था। वही अभय के गिरने की आवाज़ से आही और आर्या अपने पीछे मुड़कर देखते हैं तो सबको शौक देखकर आई तो कंफ्यूज हो गया था। वही आर्या तो अपने कोल्ड एक्सप्रेशन से उन लोगों को देख रहा था। परिवार वाले आर्या का कोल्ड ऑरा देख के अपने होश में वापस आया। फिर उन लोगों का ध्यान अभय की तरफ गया जो बेहोश हो गया था, और वो सब उसे जगाने लगती है, लेकिन वो जगता ही नहीं। ये देख आही आर्या के गोद से उठ के भागी। फिर वो पानी की पाइप अभय की ओर कर देती है, जिससे पानी की धारा सीधा अभय के ऊपर जाती है और वो एक झटके में उड़ जाता है। वो बेचारा तो 2 मिनट सुनने होकर खड़े रहते हैं कि अभी हुआ क्या था। फिर धीरे धीरे उसे सब याद आता है। वो हैरान नज़र से आर्या की तरफ देखने लगा, ऐसे जैसे मानो कोई असंभव चीज़ देख लिया हो। वही आही अभय को होश में आता देख वो पाइप को वही फेंक के आर्या की तरफ जाती है और उसकी बाजू को पकड़ के उस पर लटकते हुए खुशी से उछलकर आर्या से कहती है, देखा देखा अपने मिस्टर हैंडसम, आपकी लिटिल बन्नी कितनी स्मार्ट और इंटेलिजेंट है। देखा कैसे मैंने बेहोश भाई को 1 मिनट के अंदर होश में जगा दिया। इतना बोल आई अपनी मासूम बन्नी आंखों में दुनिया जहाँ की चमक लिए आर्या को देखने लगती है, जैसे बोल रही हो आप कुछ तो बोलो, जैसे वो दुनिया की स्मार्ट लड़की और बुद्धिमान है। वही आर्या भी आई के एक्सप्रेशन समझ गया था कि वो क्या चाहती है, इसलिए वो उसके सिर को सहलाते हुए प्यार से अपनी आंखों में नरम लाते हुए उसे बोलता है, हाँ लिटिल बन्नी, तुम दुनिया की सबसे ज़्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट लड़की हो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। वैसे भी आर्या के लिए आई सब कुछ थी, तो उसका ये बोलना उसके लिए कोई झूठी बात नहीं थी। वही आर्या की बातें सुनते ही आई के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, जिससे उसके गालों पर डिम्पल आ रहा था और उसका चेहरा बहुत ही खूबसूरत और प्यारा लग रहा था। वही दूसरी तरफ आर्या को आई की ऐसी तारीफ करता देख उसका परिवार तो जैसे सदमे में चले गया हो, क्योंकि वो सब जानते थे कि आर्या कितने ज़्यादा खतरनाक, एरोगेंट, रूड और हर्टलेस था। सिर्फ संभव सिंह राठौर जी को छोड़ के। उन्होंने तो पहले ही कहा था कि आई के आने के बाद आर्या में बदलाव आ जाएगा, लेकिन संभव जी को ये नहीं पता था कि आर्या में सिर्फ आई के लिए ही ऐसा बदलाव हो सकता है, बाकी तो वो सबके लिए पहले जैसा शैतान का राजा था। कुछ देर बाद सब भिला के डाइनिंग टेबल पर लंच करने के लिए बैठ गए और आई अपने मिस्टर हैंडसम और अपनी बड़ी के बीच में बैठी हुई थी, और वो दोनों ही आई को अपने हाथों से खिला रहे थे। आर्या और आई ने अपने कपड़े बदल लिया था। आई का कमरा संभव जी ने पहले से ही तैयार करवा दिया था, क्योंकि वो जानता था कि आई आएगा। तभी अभय अपने जिज्ञासा और उत्साह भरी आवाज़ में दादाजी से पूछता है, दादाजी आप और क्यूट कैट एक दूसरे को कैसे जानते हो? मेरा मतलब है आप लोग कब मिले? वही उसका सवाल सुनकर सभी लोग भी जिज्ञासा से दादाजी और आई की तरफ देखने लगे। सिर्फ आर्या को छोड़ के। वो तो अभय को अपनी जानलेवा नज़र से देखने लगा, क्योंकि अभय ने उसकी लिटिल बन्नी को निक नेम में बुलाया कैसे। बाकी ऐसा लग रहा था कि उसे बाकी कुछ जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ, या फिर उसे पहले से ही पता होगा ये सब, वो तो हमें आगे पता चलेगा क्या सच है और क्या नहीं। वही दादाजी अभय का प्रश्न सुनकर सबकी तरफ देखती है तो सब अपनी आंखों में चमक लिए देख रहे थे। तब दादाजी शांत भाव से कहते हैं, आप सबको तो याद होगा मुझे कुछ महीने पहले गोली लगी थी और मेरा एक्सीडेंट भी हो गया था। दादाजी ने इतना ही बोला था, सभी घर वाले की आंखें गुस्से में लाल हो गई थी और बीरेंद्र जी अपनी खतरनाक आवाज़ में बहुत ही खतरनाक तरीके से बोलता है, हाँ डैड, हम वो दिन कैसे भूल सकते हैं। अगर वो कमीने आज जिंदा होता तो हम उनको जिंदा रहने पर भी अफसोस कराते। इतना कहते ही उनके अंदर से खतरनाक आवाज़ निकलने लगता है। वही उसकी बातें सुनकर बाकी सब घर वालों के चेहरे पर डर की भाव आ गई थी। उनके चेहरे पर डर की भाव बीरेंद्र जी की आवाज़ सुनकर नहीं आया था, बल्कि उन्हें इस बात का डर लग रहा था कि कहीं बीरेंद्र जी की आवाज़ से आही डर न जाए और वो अगर आना बंद कर दे तो। ये सोच के सबके चेहरे पर घबराहट आ जाती है, सिर्फ आर्या और संभव जी को छोड़कर। वही बीरेंद्र जी को भी एहसास होता है कि उसकी वजह से आही डर न जाए, और सभी डर से आई की तरफ देखने लगती है, जो आराम से और सुकून से आर्या के हाथों से खा रही थी और अपनी मासूम बनी आंखों से टुकुर टुकुर सबको देख रही थी। वही उसका ऐसा रिएक्शन देख सब राहत की सांस लेता है। फिर लक्ष्मी जी दादी जी बोलती है, आप रुक क्यों गए, बताइए ना आगे क्या हुआ।
तो संभव जी आगे की बात कहने लगती है। हाँ, तो उस दिन मुझे मेरा एक दिल का टुकड़ा मिला था और इसी से मिलने मैं शाम को गार्डन में जाता था। फ्लैशबैक। राठौर भिला। लक्ष्मी जी हॉल में इधर से उधर टहल रही थी। उनके चेहरे पर चिंता की लकीर साफ नजर आ रही थी। तभी उन्हें संभव जी नीचे आते हुए देखे तो वो उनकी तरफ बढ़ गई और उन्हें देखते हुए परेशानी भरी आवाज़ से कहती है, आपका जाना ज़रूरी है क्या? मत जाओ, मुझे आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। वही संभव जी अपनी प्यारी पत्नी के चेहरे पर टेंशन देखकर अपनी गंभीर आवाज़ में कहते हैं, आप इतना चिंता क्यों कर रही हो श्रीमती जी? हम कोई पहली बार थोड़ी ना बाहर जा रहे हैं। इतना कह के वो विला से बाहर चली गई और अपनी कार में बैठ के निकल गई। उनकी कार के आगे 3 कार थी और उनकी कार के पीछे 3 कार, जो कि बॉडीगार्ड्स से भरी हुई थी। अभी वो आधे रास्ते पहुंचे थे कि तभी वहां पर अचानक गोलीबारी चालू हो जाती है। संभव जी के बॉडीगार्ड्स अपनी पूरी कोशिश करती है कि वो इस हमले को रोक सके और इसे अपने कंट्रोल में कर सके, पर शायद आज उनका दिन खराब था क्योंकि उनके दुश्मन ज्यादा थे। हालांकि उन्होंने बहुत सारे लोगों को मार डाला था, लेकिन एक गोली आके संभव जी के पेट पर लग गई, जिससे सब घबरा गई। वही उनकी गोली लगता देख सब घबराहट में उन्हें देखने लगे। इस बात का फायदा उठा के उनके दुश्मन ने संभव जी की गाड़ी को अपनी गाड़ी से टक्कर मार दिया, जिससे उनके सर पर बहुत गहरी चोट आई। लेकिन तभी अचानक वहाँ बहुत सारे बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं और पूरे एरिया को घेर लेता है और वो बॉडीगार्ड्स बाकी सब बचे लोगों को गोलियों से भून देता है। उनके मारने के बाद एक बॉडीगार्ड्स एक कार के पास जाके उसका दरवाज़ा खोलता है। उसमें से छोटी सी मासूम सी प्यारी सी आही निकलती है। उसने जब देखा बहुत सारे लोग एक कार पे गोली चला रहा था तो वो अपने आजू बाजू बैठे अपने दोनों दादाजी से बोलती है, दादाजी चलो, हम लोग जल्दी से उन्हें बचाते हैं, नहीं तो वो उन्हें मार डालेगा। इतना कह के वो अपनी मासूम बन्नी आंखों से अपने दोनों दादाजी को देखते हैं। वही उसकी बातें सुनकर उसके दोनों दादा एक दूसरे को देखते हैं, फिर इशारों से उनके बॉडीगार्ड्स को संभव जी को बचाने के लिए बोलते हैं। वही संभव जी अभी तक होश में ही थे जब उन्होंने देखा एएम बैच के गार्ड्स उन्हें बचा रहा था। तब वो हल्की स्माइल करते हुए शॉक हो गई। तभी एक प्यारी सी और सुंदर सी लड़की उनके सामने आके अपनी मीठी आवाज़ में उनके लिए फिक्र से पूछती है, दादाजी क्या आप ठीक है? वही आई को देख दादाजी उसकी तरफ देखने लगती है, जो अपनी मासूम नम आंखों से उन्हें देख रही थी। वही दादाजी उसे अपने लिए रोता देख मुस्कुराते हुए बोलती है, नहीं गुड़िया, मैं ठीक हूँ। पर आही उनकी एक नहीं सुनती और उन्हें शहर के सबसे अच्छे हॉस्पिटल में लाकर जाती है। आही के साथ उसके दोनों दादाजी भी थे, क्योंकि वो आही को अकेला नहीं छोड़ सकते। वही संभव जी का ऑपरेशन हो गया था। इन सब में दोपहर हो गया था। डॉक्टर संभव जी को वार्ड से बाहर निकल के बोलते हैं, अब मरीज खतरे से बाहर है, आप उनसे मिल सकते हैं अब। वही डॉक्टर की बातें सुनकर आई हर्षवर्धन जी और आरब जी वीआईपी वार्ड में जाते हैं, जहाँ संभव जी की शिफ्ट किया गया था। आई के मस्सी हो चुके बालों के लट्ठे, उसकी नाजुक गर्दन उसके क्यूनियर्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा था, जिसमें अभी आई बहुत क्यूट लग रही थी और अपनी बन्नी आंखों से बड़ी बड़ी पलकों को बार बार झपकाते हुए बड़े ही मासूमियत से अपने सामने वार्ड पर लेटे संभव जी राठौर को देखी जा रही थी, जो उसे अपनी आंखों में प्यार लिए कन्फ्यूजन में देख रही थी। फिर संभव जी आई के आजू बाजू देखते हैं तो उनके उम्र के 2 लोग देखते हैं जो उन्हें घूर कर देख रहे थे। वही संभव जी जब उन्हें देखता है जो उन्हें घूर के देख रहे थे, वही संभव जी जब उन्हें देखता है तो उनकी आंखों में चमक आ जाती है और वो एकाएक खड़े होने की कोशिश करता है, जिसके कारण उनके हाथों में लगी सुई अंदर तक घुस जाती है और वो एक आग की आवाज़ के साथ वापस लेट जाती है। वही उनका ये स्टैंड देख उनके बेड के बाजू में खड़े 3 लोग उन्हें घूर के देखने लगता है। संभव जी को 2 लोगों से डर लग रहा था, तीसरी मतलब आही पे तो उनका प्यार आ रहा था, क्योंकि आही इस समय बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। उसके फूले हुए गाल, नाक लाल, सब उसकी क्यूनियर्स को बढ़ा रहा था। तभी वो नाराजगी के साथ कहती है, ये क्या दादाजी, आप तो इतने बड़े होकर भी बिल्कुल बच्चे जैसे हरकत कर रही हो, चुपचाप लेटे रहिए यहाँ पर। वही संभव जी का तो आही के बात सुनकर मुँह ही लटक जाता है। तो वही दूसरी तरफ हर्षवर्धन जी और आरब जी के चेहरे पर चमक आ जाती है। तब भी हर्षवर्धन जी अपनी ठंडी आवाज़ में कहते हैं, तो कैसा लग रहा है आपको स्टैंड करके श्री स्टेटमेंट? ये बात हर्षवर्धन जी ने बहुत ही व्यंग्यात्मक तरीके से कहा था, जिसे सुन के संभव जी का मुंह बन गया
वही आरब जी तो अपनी हंसी कंट्रोल करने में लगी हुई थी। तभी आई ने मासूमियत से अपनी दादाजी की तरफ टुकुर टुकुर देखते हुए पूछा, बड़ी क्या नाम है? क्या इनका नाम स्टेनमैन है? आई का सवाल सुनकर आरब जी अपने हंसी कंट्रोल नहीं कर पाए और जोर जोर से हंसने लगे। तो वही हर्षवर्धन जी अपनी प्यारी राजकुमारी की सवाल सुनकर अपना सर हाँ में हिला देता है। संभव जी भी ये देखता है तो वो हड़बड़ाहट में आते हुए बोलता है, नहीं बेटा, हमारा नाम स्टेनमैन नहीं है, हमारा नाम संभव सिंह राठौर है। इतना बोल के वो अपनी ठंडी नज़र से हर्षवर्धन जी और आरब जी को घूरने लगता है। फिर वापस संभव जी कहते हैं, क्या यार, यहाँ तेरा सबसे प्यारा यार अस्पताल के बिस्तर पर लेटे है और तू मुझे ताने दे रहा है। और ये बता, तू इंडिया कब आया? और आया तो आया, मुझे बताया क्यों नहीं? और आरब, तूने भी नहीं बताया, तू तो मेरा छोटा भाई है। फिर भी। इतना कहकर वो अपने सामने खड़े दोनों लोगों को देखता है। वही उनकी बातें सुनकर हर्षवर्धन जी अपनी सामान्य आवाज़ में कहता है, हम कल ही इंडिया शिफ्ट हुए हैं क्योंकि हमारे प्रिंसेस को इंडिया में रहना पसंद था और हम उनका मन नहीं दुखा सकती है। रही बात तुझे ना बताने की, तो तुझे ही बताने वाले थे, पर देख उसके पहले ही हम यहाँ पर मिल गए। हर्षवर्धन जी की बातें सुनकर संभव जी उनकी तरफ देखते हुए पूछते हैं, ये राजकुमारी है क्या? जब वो पैदा हुई थी उसी दिन देखा था, उसके बाद तो तू यहाँ से फ्रांस चला गया था। कितना मिस किया मैंने अपने लाडो को। वही उनकी बातें सुनकर आई गुस्से में अपना मुंह फुलाकर हर्षवर्धन जी से कहते हैं, आपके कोई और भी राजकुमारी है मुझे छोड़ के दादू? और आपने मुझे बताया भी नहीं, और मैं आपको किसी के साथ भी शेयर नहीं करूँगी, सिर्फ मैं ही आपकी राजकुमारी हूँ। इतना कहकर हर्षवर्धन जी और आरब जी के हाथ पकड़ लेती है। वही उसकी बातें सुन के तीनों उसकी ओर देखती है तो आई का पूरा चेहरा रेड हो गया, जैसे वो अभी किसी भी वक्त रो देगी। तो आरब जी परेशान होते हुए आई के बालों को प्यार से सहलाते हुए बोलते हैं, नहीं प्रिंसेस, तुम ही हमारा एक लौता प्रिंसेस हो। वो तो ये आपको पहचानते नहीं है ना, इसलिए ऐसा बोल रहा है। हर्षवर्धन जी भी जल्दी जल्दी में बोलता है, हाँ बच्चा, आप ही हमारे प्रिंसेस हो और ये तुम्हारी बात कर रही है। अब जाकर आई को संतुष्टि हुई क्योंकि वो अपने परिवार, दोस्तों और अपने चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थी। वो उन्हें किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती थी और मल्होत्रा परिवार की एक लौती लड़की होने के कारण उसके अंदर जिद्दीपन भी बहुत था। वही संभव जी भी समझ जाता है कि यही वो लड़की है जो उनकी जान है। तो वो प्यार से आई का हाथ धीरे से पकड़ते हुए बोलते हैं, लाडो, आपको पता है, आपने सबसे पहले मुझे ही देखा था जब आपने अपनी एक खूबसूरत आंखें खोली थी और मेरा ही बाहों में आप सबसे पहले मुस्कुरा रही थी। आई संभव जी की बातें सुनकर कंफ्यूजन हो जाती है और कंफ्यूजन में उनसे पूछते हैं, पर दादाजी, मैं तो आपसे आज पहली बार मिल रही हूँ और मैंने आपको आज पहली बार देखा है। आई की बातें सुनकर संभव जी घूर के हर्षवर्धन जी और आरब जी को देखता है जैसे वो उन्हें घूर कर मार डालेगा। वही उनकी नज़रों की तपिशा को महसूस करके हर्षवर्धन जी हड़बड़ाहट में बोलते हैं, राजकुमारी, ये आपकी दादू के सबसे अच्छे दोस्त हैं और तुमसे भी बहुत प्यार करते हैं। इन्होंने सबसे पहले आपको अपनी गोद में उठाया था। आरब जी भी अपने भाई की बातों पर सहमति होते हुए बोलता है, हाँ बच्चा, बिग ब्रदर आपको बहुत मानते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं। वो तो हम इंडिया से बाहर चले गए थे, इसलिए आपको पता ही नहीं, सोचा आपको सरप्राइज़ देंगे। आई अपने दोनों दादों की बातें सुनकर खुश हो गई थी और उस साथ में संभव जी के गले लग जाती है। उसने इस बात का ध्यान रखा था कि संभव जी की घाव पर ना लगे। संभव जी भी प्यार से आई को गले लगता है। उनकी आंखें थोड़ी नम हो गई। ये बातें सच है कि संभव जी आई से बहुत प्यार करते हैं, यहाँ तक कि उन्होंने तो आई का नाम अपनी प्रॉपर्टी में ही कर दिया था अपने बच्चों के साथ साथ। उनका आई से एक अलग ही लगाव था। उसके कुछ दिन बाद संभव जी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया था जब वो पूरी तरह से ठीक हुई थी, लेकिन उन्होंने इस बारे में अपने घर वालों को नहीं बताया और आर्या देश से बाहर गया हुआ था, इसलिए वो और भी ज़्यादा निश्चिंत थे। लेकिन ये 7 से 8 दिन संभव जी के जीवन के सबसे अच्छे दिनों में से एक कह सकते हैं, क्योंकि आई उनके साथ हॉस्पिटल में पूरे समय बिताती थी। इस बीच हर्षवर्धन जी का परिवार उनसे मिलने आया था। सबने उनका आशीर्वाद लिया, सिर्फ हर्षवर्धन जी की पत्नी सुमित्रा जी को छोड़कर, क्योंकि वो उनका बहन जैसा था। वैसे बहन जैसा तो आरब जी की पत्नी भी थी, लेकिन आरब जी संभव जी को अपना बड़ा भाई मानते थे, तो उस हिसाब से उन दोनों ने संभव जी के आशीर्वाद लिया। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद संभव जी आई से रोज मिलने आ जाता था और उन्हें आई की शरारतों के बारे में सब बता रहता था और वो आई का उसमें पूरा साथ देता था।
फ्लैशबैक एंड। दादाजी अपने चेहरे पर गंभीर भाव से और आंखों में चमक लेते हुए कहते हैं, जी हाँ, उस दिन लाडो ने ही हमारा जान बचाई थी और तभी मैं अपने लाडो से मिला था। उनकी बातें सुनकर सब आई की तरफ देखता है, जो उनकी तरफ अपनी मासूम बनी आंखों से देख रहा था। तभी रौनक जी बहुत प्यार से कहते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, जो आपने डैड की जान बचाई और उनकी देखभाल भी की। रौनक जी की बातें सुनकर सभी घर वाले हमेशा हिलाकर सहमत देती है। आर्या और संभव जी को छोड़कर आई अपना मुंह फुलाकर पावर बनाते हुए बोलती है, अब सभी लोग बड़े की मदद के लिए मुझे धन्यवाद कैसे कर सकते हैं। अब मुझे आप में से किसी से बात नहीं करनी, मैं सिर्फ मिस्टर हैंडसम और बड़े से ही बात करूंगी। इतना कहकर आई अपना मुंह फुलाकर उनसे अपनी नजरें फेर लेती हैं। उनके गुस्से में मुंह फुला देख उन्हें बहुत ही ज्यादा क्यूट और प्यारी लग रहा था। वही आर्या और संभव जी आई की बातें सुनकर उनकी आंखों में चमक आ जाती है। आर्या ने तो अपने एक्सप्रेशन वैसे ही रखा था, पर दादाजी तो अपने चेहरे पर चिढ़ाने वाले भाव से अपने परिवार को देखता है। वही उनके चिढ़ाने से सब चिढ़ भी गए, क्योंकि वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि आई उन सब से बात ना करे। इसलिए वो सब एक साथ आई के सामने एक साथ सॉरी बोलते हैं, जिसके कारण आई के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। पर वो जल्दी उसे पीछा लेती है ताकि वो थोड़ा और उनको मनाने का तरीका देख सके। आई का मुंह फुला देखकर सबका मुंह लटक जाता है, लेकिन फिर सब एक साथ जाकर आई को गुदगुदी करने लगती है, जिससे वो खिलखिलाकर हंसते हुए लगती है और बोलती है, बस अब मुझे और शक्ति नहीं है, मैंने आप सबको माफ़ कर दिया। वही आर्या को उसके पिए का कॉल आता है, तो वो बात करने के लिए थोड़ा साइड हो जाता है। कुछ देर कॉल पे बात करने के बाद वो सबके पास जाके आई के माथे को चूमकर बोलते हैं, लिटिल बन्नी, अभी मुझे जाना पड़ रहा है, पर तुम कोई बदमाशी नहीं करोगी, ठीक है। इतना कहकर वो एक बार सबके सामने उसके होठों पर एक छोटा सा पेग देकर निकल जाता है। आई का तो मुंह खुला का खुला रह जाता है। वही सब शौक में अपना मुंह पर हाथ रखकर उसी दिशा में देखता है जहाँ से अभी आर्या गया था। लेकिन तभी कुछ याद आया। दादाजी उत्साह से पूछते हैं, लाडो, आपने कॉलेज के प्रिंसिपल को निकलवा दिया क्या? दूसरी तरफ एक घना जंगल, जिसके अंदर जाने के बारे में लोग सोच भी नहीं सकते। जो सोच के चले भी जाते वो आज तक कभी जंगल से बाहर नहीं आई। उस जंगल के बीचों बीच एक ब्लैक भिला था। ब्लैक था जितना डरावना, उतना ही डरावना आवाज उनके अंदर से आ रहा था। भिला के आसपास बॉडीगार्ड्स के साथ जंगली जानवर भी वहाँ पर पहरा दे रहे थे। तभी भिला के एंट्रेंस पे कम से कम 30 से 35 गाड़ियाँ आकर रुकी। उन गाड़ियों के बीच में एक बुगटी थी। तभी एक बॉडीगार्ड्स उनके कार का दरवाजा खोलता है। उसमें से काले जूते पहने एक लंबा पैर बाहर आता है। उसके साथ एक लंबी चौड़ी आदमी निकला। उसके मुंह चेहरे पर कोई भाव नहीं थी, उसकी आंखें खाली थी। उसे देखते ही सारे बॉडीगार्ड्स अपना सर झुका लेते थे, यहाँ तक कि जानवर भी अपना सर झुका लेते हैं। यह आदमी कोई और नहीं, आर्या था, और उसने जंगली जानवर को कंट्रोल करता था। अब उसने ये कैसे किया, ये आगे कहानी में पता चलेगा। आर्या अंदर जाकर हॉल में एक किंग साइज कुर्सी पर अपना एक पैर दूसरे पैर पर रखकर किसी राजा की तरह बैठ जाता है। आर्या का आभा इस समय ऐसा था कि वहाँ मौजूद लोगों को घुटन होने लगी। जब उसकी भाभी बॉडीगार्ड्स को उसके आभा से घुटन हो रही थी, तो नॉर्मल लोगों का क्या हाल होता। आर्या ने अपने बेहद ठंडी और खतरनाक आवाज में कहा, लाओ उन्हें, कहाँ है वो दोनों? तभी 2 लोगों को बांध के ला गया, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें बहुत ज्यादा पीटा गया हो। उनके मुंह से कपड़ा हटाया जाता है, तो उन दोनों में से एक लड़का, जिसे आही ने चिंगम लगाकर बाथरूम में बंद कर दिया था, और दूसरा प्रिंसिपल था, जिसे आर्या के आदमियों ने सड़क से उठाया, जिसे आही के परिवार वालों ने सड़कों पे आने में मजबूर कर दिया था। जैसे ही उन दोनों ने अपनी आंखें खोली, तो उनकी आंखों में डर का सैलाब आ जाता है और सांस लेने में परेशानी होने लगती है। उन्हें ऐसा लग रहा था वो मर जाए, सामने देखने से अच्छा है, पर शायद अब वो मरेगी, पर इतनी आसानी से नहीं। आर्या ने उनके अपनी भाभी चेहरे के साथ देखते हुए अपनी खतरनाक आवाज में कहा, क्या तुम दोनों जानते हो कि तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया है? उसकी इतनी खतरनाक आवाज सुनकर वो दोनों कांपने लगती है और जल्दी नाम में से हिला देती है। तो आर्या के बॉडीगार्ड्स की तरफ देखता है। बॉडीगार्ड्स आर्या का इशारा समझकर प्रिंसिपल की तरफ देखते हुए अपनी कड़क आवाज में बोलते हैं, तुमने आज सुबह जिसके बारे में शिकायत करने के लिए मल्होत्रा घर में कॉल किया था, पता है वो कौन थी? बॉडीगार्ड्स की बातें सुनकर वो प्रिंसिपल और कांपने लगा, क्योंकि मल्होत्रा परिवार ने पहले उसकी जिंदगी जहन्नम बना दिया था। अब खुद शैतान का राजा उसके सामने बैठा था और उसे अपनी डरावनी नजरों से देख रहा था। ये सोच के वो और भी ज्यादा कांपने लगा। तभी बॉडीगार्ड्स फिर से कहता है, जिसके बारे में तुम वो सब बोला था, वो हमारी लेडी बॉस है,
वो हमारे बॉस की सब कुछ है, उनके लिए बॉस कुछ भी कर सकते हैं। उसने इतना ही कहा था कि तभी एक रूह कांपा देने वाली आवाज़ गूंजती है, जिससे सबके सब कांपने लगते हैं। ये आवाज़ आर्या की थी, जो अपनी खतरनाक आवाज़ में उस प्रिंसिपल को घूरते हुए कहता है, कुछ भी नहीं, सब कुछ कर सकता हूँ उसके लिए, और तुमने उसके खिलाफ जाने की कोशिश की। उसने इतना कहकर अपने बॉडीगार्ड्स को कुछ इशारा किया। वैसे ही एक बॉडीगार्ड्स अपने हाथों में एक धारदार चाकू के लिए प्रिंसिपल की तरफ बढ़ रहा था। उसे देख प्रिंसिपल और लड़का दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वो बॉडीगार्ड्स प्रिंसिपल के पास जाकर उनके दोनों गालों पे जोर से दबा देता है, जिससे उसके मुंह खुल जाता है। बॉडीगार्ड्स उसके मुंह खुलते ही उसके मुंह के अंदर उसकी जीभ को उस मजबूत चाकू से टुकड़े में काट देता है, जिससे उस प्रिंसिपल की खतरनाक और दर्दनाक चीख पूरे जंगल में फैल जाती है। उसकी जीभ काटने के बाद उस बॉडीगार्ड्स ने प्रिंसिपल से अपनी कठोर आवाज़ में बोला, ये जो तुमने अपनी गंदी जुबान में मैम का नाम लिया था ना, इसलिए। वही आर्या ने अपनी ठंडी आवाज़ में उस प्रिंसिपल को अपनी खतरनाक आवाज़ में देखते हुए बोलता है, इन दोनों को ब्लैकी को खिला दो। वैसे भी ब्लैकी तुम्हारे मैम को लेकर कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव है और उसे इन दोनों के कांड के बारे में पता है। वो इन दोनों को बहुत ज़्यादा खतरनाक दर्द देगा, बुला के लाओ उसे। इतना कहकर वो तिरछा मुस्कुराकर उन दोनों को देखने लगता है और बॉडीगार्ड्स को कुछ इशारा करता है, जिसे समझकर अब वो बॉडीगार्ड्स प्रिंसिपल के सामने हटकर उस लड़के के पास जाकर चाकू से उसकी आंखों में बारी बारी डाल देता है, जिससे एक बार फिर खतरनाक दर्द पूरे जंगल में गूंजते हैं। इस समय वो प्रिंसिपल और लड़का दोनों ही देखने में बहुत ज़्यादा डरावनी दिख रही थी। एक के मुंह से खून आ रहा था तो दूसरे की आंखों से। सामने का नज़ारा देखकर कोई भी मर जाए, पर आर्या को तो सुकून मिल रहा था उनकी चीख सुनकर कि वो बॉडीगार्ड्स आही को लेडी बॉस बोल रहा है। क्या है आर्या की मिस्ट्री राज? आर्या को बिना किसी से बात किए उस लड़के और प्रिंसिपल के बारे में कैसे पता चला? कौन है ब्लैकी और वो आही के लिए पॉजिटिव कैसे है? ये सब सवालों के जवाब जानने के लिए मॉन्स्टर्स नॉटी वाइफ। सी यू नेक्स्ट चैप्टर। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच। बाय।